जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं अदनान रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर। अभी मैंने आपसे बात करनी थी ये बीटीसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इसमें हमारे सामने क्या-क्या ख़बरें आ रही हैं, पहले हम वो देखेंगे एंड देन हम इसका टेक्निकल जायज़ा लेंगे। पहले आपके सामने जब बीटीसी $30,000 की रेंज में था, तब एलन मस्क साहब दरमियान में आए, जिनको हम नॉर्मल अपनी ज़ुबान में जो बाहर के ममालिक में बोला जाता है कि जनाब ये एक रियल लाइफ आयरन मैन है हमारा, ठीक है? इस आयरन मैन साहब ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जनाब मैं बीटीसी को बड़ा अच्छा देखता हूँ, और उनकी ट्वीट एक थी। उस ट्वीट के रिज़ल्ट में क्या हुआ कि बीटीसी को जो है ना, वो जो आयरन मैन वाले बूट्स हैं ना, वो लग गए और वो बीटीसी उड़ना शुरू हो गया। अब इसके बाद इन्होंने खुद ही जब बूस्ट पूरा ले गए 50,000 तक ले गए, देन इन्होंने खुद ही एक बार मैसेज कर दिया कि जनाब मैं ना बीटीसी और इथेरियम की प्राइस को काफ़ी हाई देखता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि बीटीसी गिरा, इथेरियम भी गिरा, और कितना गिरा? तकरीबन 20% गिरा। अब इस 20% गिरने से उनकी जो एक ख़िताब उनके पास टाइटल था कि दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान होने का, वो भी इनसे वापस समझ लो ख़त्म हो गया उनकी तरफ से। और जो डोज कॉइन है, उसको वो जो है ना वो बूस्ट मिला। कुछ उन्होंने उसकी सपोर्टिव में एक कमेंट भी अपना ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जनाब हाँ भी डोजी कॉइन का ना, बेसिकली डोज कॉइन का एक अपवर्ड वो जो है ना वो जो क्या कहते हैं उसको, वो एस्ट्रोनॉट्स वाला जो ड्रेस होता है ना, वो उसको पहना के उस डोज कॉइन को, उस बेसिकली जो जो डॉग है उसको पहना के उन्होंने वो इमेज दिखाई। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मार्केट शूटर ऊपर गई। ओके, अब ये हुआ था। अच्छा, इसको डोजी कॉइन नहीं कहते, इसको डोज कॉइन कहते हैं। अपने दिमाग में काइंडली ये प्रोनाउंसिएशन इसकी रख लीजिएगा। अब इस सारे मामले में जब उन्होंने कहा था मैं डोज कॉइन को सपोर्ट करूंगा, डोज कॉइन तो ऊपर गया, लेकिन उनकी अपनी कंपनी टेस्ला को तकरीबन अच्छा खासा जो है ना नुकसान हुआ। और अब मुझे अमाउंट तो नहीं पता कितनी हुआ, लेकिन हुआ अच्छा भला, ठीक है। अच्छा, अब जो मस्क ने ट्वीट की डोज कॉइन के बारे में, उससे डोज कॉइन ऊपर गया, बीटीसी नीचे गया, और डोज कॉइन में तकरीबन 25% का बूस्ट आया, ठीक है, 25% का। अब एक तो ये हो गया डोज कॉइन और बीटीसी का। अब दूसरी जानब हमारे पास जो स्क्वायर है, स्क्वायर की तरफ से क्या न्यूज़ है? स्क्वायर क्या है? ये बेसिकली एक क्रिप्टो एक्सचेंज टाइप की चीज़ है, पेमेंट प्रोसेसर है, जिसमें ट्विटर जो जिसका ऑनर, वो ट्विटर का सीईओ है, वो इसका ऑनर है। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अभी परचेज़ किया है $170 मिलियन की वर्थ का बीटीसी, और पिछले 6 महीने में ये उनकी दूसरी बड़ी परचेज़ है। अब पहली परचेज़ क्या थी इनकी? उनकी थी लास्ट अक्टूबर में, जो कि $50 मिलियन की उन्होंने बीटीसी परचेज़ किया था, ठीक है। तो अब ये क्यों इतनी परचेजिंग कर रहे हैं, क्या इनको नज़र आ रहा है, अब ये वही जाने। लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या हो रहा है। देखो, कोई डालता है पैसा तो मैं बताता हूँ, कोई निकालता है पैसा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब दूसरी जानिब जो कॉइन बेस है, कॉइन बेस आपसे सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों का फ़ंड लेके उसको सिक्योर नहीं करती, बल्कि ख़ुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट करती है और अपनी ट्रेडिंग करती है। उन्होंने अपनी पब्लिक लिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, उन्होंने जो अपने इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को बताना था, पब्लिक लिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने $316 मिलियन के डिजिटल एसेट्स वो अपने ट्रेडिंग और अपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे एसेट्स, डिजिटल एसेट्स की शक्ल में रखे हुए हैं। ये होगी बात। अब इसके बाद हम आ जाते हैं द बिग जायंट जेपी मॉर्गन के पास। अब वो क्या कहते हैं? उनकी एनालिस्ट ने और उनकी स्ट्रैटेजिस्ट ने बेसिकली ये एडवाइस दी है कि जनाब जो कोई भी इन्वेस्टर है, वो क्या करे कि अपनी पोर्टफोलियो का 1%, ठीक है, 1% अपनी इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट हेज के पर्पस के लिए बीटीसी में इन्वेस्ट करें। ये उन्होंने कहा है, ठीक है, कि 1% आप बतौर हैज अपना बीटीसी में डाल दें। और अगर आप ये एक वेल साउंड ट्रेडर बन के देखें, तो 1% अगर आप अपनी जैसे हम एसएल के लिए 1% रखते हैं, तो इस तरह समझ लो कि आपने एसएल वहाँ पर 1% दे दिया है, ठीक है। ये उन्होंने बात की, ठीक है। फिर हम आते हैं दुबई क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फ़ंड की तरफ। उन्होंने क्या बात की है? उन्होंने कहा है कि हमने $750 मिलियन के बीटीसी जो है ना वो मार्केट में सेल करने हैं। क्यों? उनका दिमाग और उनका ख्याल ये है कि पोल्का डॉट और कार्डानो, ये कोई है, दो कॉइन्स हैं, उनकी जो है ना टोकन्स वगैरह, उनमें काफ़ी बूस्ट आने वाला है बीटीसी के निस्बत, ठीक है। तो ये उनकी तरफ से बात हुई है। देखो, एक तरफ बूस्ट वाली भी न्यूज़ आ गई, एक तरफ
लोअर जाने वाली भी न्यूज़ आ गई। अब ऑब्वियसली इसका हमें बेहतर अंदाज़ा फिर पता लगेगा जब हमारे साथ टेक्निकल्स क्या बात करते हैं। अब स्पेन में उन्होंने एक नया करेंसी लॉन्च किया है जिसको हिलिसिया इसका नाम है, और उन्होंने वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवल करने के लिए जो उनके शहरी उनके ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल किए गए, वो आराम से ट्रैवल इन इन दैट प्लेस वो आराम से कर सकें। और अभी इसकी मौजूदा प्राइस तकरीबन 2 यूरोज़ उसके सामने सामने ही है। ये था क्रिप्टो के बारे में सारा। मैं लाइव इसलिए नहीं आया बिकॉज़ मेरे ख्याल से कुछ आईपी का इश्यूज़ आया हुआ है जिसकी वजह से मुझे वो लाइव स्ट्रीम नहीं हो रही, बिकॉज़ मेरी एचडी स्ट्रीम होती है तो वो ऊपर बड़ा ही गंदे प्रिंट से जा रही है, इसलिए मैंने वो फिर रोक दिया अभी। ठीक है? अच्छा, अब जो अगली बात है वो हम चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या हमें चार्ट पे नज़र आ रहा है। अब कैसे जाना है चार्ट पे? इसका यहाँ पर बटन कहीं होना चाहिए। एक सेकंड ज़रा, ये है, ये मिनिमाइज़ है, ये है। ओके। अच्छा, ये था जी बीटीसी। बीटीसी का चार्ट H4 में एनालिसिस करने का सबसे पहला असूल क्या है कि आप एटीआर लगाएं जिसमें आपका मूविंग एवरेज लगा हो। 50 का लगा लें, 20 का लगा लें, जो भी लगा लें, ठीक है। मैं वो आपके साथ जो है ना आपके साथ खड़ा हूँ। देखो, जो इसके पीछे ट्रिक क्या है कि अगर 20 का लगाएंगे तो मार्केट की स्पीड को बहुत जल्दी पकड़ेंगे, और अगर 50 का लगाएंगे तो मार्केट की स्पीड को आराम से पकड़ेंगे। टोटली अप टू यू, जो भी लगाने लगा लें। मैंने फ़िलहाल चार्ट पे 50 का लगा हुआ है बिकॉज मार्केट जब आपने बिल्कुल थॉरली देखनी हो तो फिर 50 का लगा लें। डे ट्रेडिंग के लिए 20 इज़ इनफ। ओके, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली जब आपका ब्रेकआउट हुआ नीचे से तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरफ पे हूँ। ऊपर वाली तरफ पे तो बाय, नीचे वाली तरफ पे तो सेल की तरफ। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ से एक मार्कअप में जा रही है और वॉल्यूम गिरता जा रहा है, तो ये अपने अंदर एक निशानी होती है कि इस अपवर्ड मूवमेंट में जान नहीं है। क्लियर होगी बात? ये भी बात समझ आ गई। दूसरी बात, ये कैंडल्स यहाँ पर एक दूसरे के अंदर खुबी हुई, दैट मीन्स रेंज, और इसका ब्रेकआउट ही डिसाइड करेगा कि मार्केट किधर जाती है। अभी हम वक्त से पहले कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं वो देखने हैं। अब लेवल्स देखने के लिए H4 के अंदर मेरे पास एक ये वाला था, एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जो नीचे बेरिश ब्रेक हुआ, और इस ब्लॉक के नीचे ही नीचे है मार्केट, दैट मीन्स नीचे की तरफ ही हम रहें तो हम सेलिंग की तरफ या फिर अपने इस लेवल को बतौर सप्लाई देख सकते हैं। दूसरी जानिब ये हमारा एक बुलिश ब्लॉक है। अगर इस ब्लॉक के ऊपर हम जाते हैं, यानी कि मैं अगर इधर बात करूं, लेट मी यूज़ माई क्रॉसर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये क्या है, 52,129, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे देन हम अपने लिए एक बुलिश साइड देख सकते हैं, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी दिल्ली में क्या नज़र आ रहा है। दिल्ली में भी ये लेवल देखो भाई, दिल्ली में भी और वीक डेली में भी और करंट में भी ये लेवल बहुत ही ज़्यादा अहम है, ठीक है। इसके ऊपर देन आप बुलिश साइड पे हैं, इसके नीचे देन आप बेरिश साइड पे हैं, ठीक है। तो काइंडली इसका ख्याल रखिएगा, ये बहुत 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 ज़रूरी लेवल्स हैं। अगर हम स्कैल्प के लिए देखें तो स्कैल्प के लिए तो हम यहाँ से ही सेलर बने हुए हैं, और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो इसी एरिए में ये लाइन आ रही है जो कि आपका एटीआर बेस्ड है, और इसके ऊपर आप जाएंगे तो फिर आप दूसरी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट मैं अगर इसके लगाऊं आपके सामने, एक सेकेंड, पिवट्स किधर हैं? कुछ यहाँ पर नहीं है। क्वार्टरली पिवट ये नीचे है, इसके बाद मंथली पिवट यहाँ पर है, ठीक है। अब मुझे ज़रा देखने दें इसको कैसे करना है इधर। ओके, मंथली पिवट यहाँ पर है और इसका वीकली पिवट यहाँ पर। तो यानी कि देखो मार्केट एक किस्म की स्टॉल कर रही है इसके नीचे, और डेली तो आपको पता है वो डेली अगर डे ट्रेडिंग पे देखना है तब आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इनसाइड बार्स में कुछ है, इनसाइड बार में कुछ नहीं है, और यहाँ पर एक इनसाइड बार हमें जो है ना डेली का नज़र आ रहा है, यानी कि डेली की टाइम फ्रेम में ये इनसाइड बार नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर आप एक चीज़ देखें तो ये जो इनसाइड बार का हाई है जो एक बतौर सप्लाई एरिया भी काम कर सकता है, तो उसको अगर हम इस लो से, यानी कि ये लो है और इस हाई पे आएँ, ठीक है, तो आप ये देखो कि ये इनसाइड बार का हाई एग्जैक्टली इस 76 वाले एरिया की अंदर भी फॉल कर रहा है, ठीक है।
तो ये लेवल अपने पास आप मार्क करके रखो कि आपके सामने अगर आप इसको ब्रेक करके ऊपर जाते हो तो नियरेस्ट सबसे बड़ी जो सप्लाई एरिया वो आपके सामने ये होगा, और फिर ये वाला तो है ही है। तो आप देख रहे हैं कि इसका अपसाइड जाने में कोई आसान जो है ना वो इसके लिए आसानी नहीं है। हाँ, नीचे जाने के लिए इसकी आसानी है, बिकॉज़ ये एरिया इसने जब ब्रेक करना है तो ये सारा ये वाला एरिया है जो इसने कवर करना है। ठीक है? ये था बीटीसी से रिलेटेड। अभी करेंसी स्टैंड को देख लेते हैं कि कौन-कौन सी करेंसीज़ अभी स्ट्रॉन्ग हुई हुई हैं। उनमें हमारे पास ये सारी आती हैं, और अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर सबसे स्ट्रॉन्ग जा रहा है और स्विसी सबसे वीक जा रहा है अब फ़िलहाल। ठीक है? स्विसी सबसे वीक है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर सबसे स्ट्रॉन्ग है, और H1 में जेपीवाई सबसे स्ट्रॉन्गर है। ठीक है? तो अपना ख्याल रखिएगा इस एनालिसिस के साथ। अभी हम फिर हाज़िर होते हैं पाउंड की जो आउटलुक है उसके साथ, बिकॉज़ वो काफ़ी चेंजेस आ रही हैं उसमें, और वो आपको आगाह करना काफ़ी लाज़िम है। ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।